हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पर लाने के लिए बिछाया गया जाल था जहां उसे मारा जा सके। उसका संदेह इस तथ्य से और भी पुष्ट हो गया कि वह यहाँ अकेली खड़ी थी। दक्ष ने पहले ही अपने दोस्तों को वापस भेज दिया था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती उतना ही बुरा महसूस करती। उसे बेवकूफ बनाया गया और सीधे जाल में फंसाया गया। तुम कमीने। उस जगह पर धुंध बढ़ती जा रही थी। जल्द ही पूरा इलाका धुंध से ढक गया, जिससे बाइहू लिंग के लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया। उसकी हंसी और भी तेज हो गई, मानो कोई उस पर हंस रहा हो। बहुत दिनों के बाद कोई यहाँ आया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ठंडी आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। चूंकि वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, इसलिए बाइहू लिंग केवल अपनी आंखें बंद करके अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकती थी। यह उसके लिए एक अंधी लड़ाई थी। सौभाग्य से वह व्हाइट टाइगर कबीले से थी, जिसके पास हर जगह बेहतर इंद्रियां थीं। वह अपने आसपास की हवा की छोटी सी हलचल और आवाजों को भी महसूस कर सकती थी। उसने अपने आत्मिक हथियार को मजबूती से पकड़ रखा था, जिसने शीघ्र ही अपना आकार बदल लिया और एक भारी तलवार में बदल गया, जिसकी पहुंच अधिक थी, जिससे इन परिस्थितियों में उसे बेहतर सहायता मिली। मैं शायद किसी जाल में फंस गई हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद को मर जाने दूंगी। तुम जो भी हो, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी और यह जगह छोड़ दूंगी, और फिर मैं उस गद्दार को मार दूंगी जिसने मुझे यहाँ फंसाया, और फिर भाग जाऊंगी। महिला दहाड़ उठी। ओह, एक बहुत ही उग्र भारी आवाज एक बार फिर आई। मुझे तुम्हारी खोपड़ी को कुचलना और तुम्हारी चीखें सुनना बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत मजेदार होगा। बाइहू लिंग ने उस जगह को ठीक से पहचान लिया जहां से वह आवाज आ रही थी। जैसे ही वह उस जगह के एक हाथ की दूरी पर पहुंची, उसका चेहरा चमक उठा। उसने अपनी तलवार घुमाई, जिसका उद्देश्य था कि वह जो भी था उसे मार डालना। दुर्भाग्य से हवा के बीच से गुजरने के बावजूद भी उसकी तलवार उस व्यक्ति के शरीर को नहीं ढूंढ पाए। वहां कोई नहीं था। आप तेज हैं। शांत आवाज एक बार फिर सुनाई दी, इस बार एक अलग जगह से। बाइहू लिंग ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन असफल रहा। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जो उससे बात कर रहा था वह कोई पुरुष नहीं था। वह दूर खड़ी एक महिला थी। उसकी क्रिस्टल जैसी साफ त्वचा और बर्फ जैसे सफेद बाल धुंध के रंग से मेल खा रहे थे। प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि आइस फीनिक्स क्वीन थी, जो मौत की भूलभुलैया में मारी गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार शरीर पर एक आदमी की आत्मा का कब्जा था। यह आइस फीनिक्स क्वीन और व्हाइट टाइगर प्रिंसेस के बीच की लड़ाई थी। भले ही युवा राजकुमारी को आइस फीनिक्स क्वीन से कहीं ज्यादा कमजोर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आइस फीनिक्स क्वीन मर चुकी थी और उसका शरीर किसी और द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रही थी। वास्तव में जो उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था, वह उसकी शक्ति का एक अंश भी नहीं खींच सकता था। यही कारण था कि दोनों की शक्ति में इतना अंतर नहीं था। फिर भी धुंध के कारण व्हाइट टाइगर राजकुमारी ने अपनी दृष्टि खो दी थी, जिसने तराजू को भूत के पक्ष में झुका दिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जबकि श्वेत राजकुमारी विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ रही थी, दानव राजकुमारी काले कछुए कबीले के शाही शहर के अंदर घुस रही थी। आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वह कबीले की इमारत के सामने टेलीपोर्ट करने में कामयाब रही। हालांकि यहीं से मुसीबतें शुरू हुई। NoLBJNN। वह कबीले के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी। ये सचमुच असंभव था। हालांकि वह अंदर चलकर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा थी। हमें पहरेदारों को मारे बिना ही उन्हें बाहर निकालना होगा। अगर उनमें से एक भी मारा गया तो काला कछुआ कबीला मुझे दोषी ठहराएगा। वे दानव क्षेत्र के खिलाफ युद्ध भी छेड़ सकते हैं और हमें कैदी बनाने के बजाय हमें पकड़ते ही मार सकते हैं। हमें पीछे एक ध्यान मार्ग छोड़ना होगा और सभी पुलों को नहीं जलाना होगा, दानव राजकुमारी ने दक्ष के क्लोन से कहा, जो उसकी बात से सहमत था। अगर उन्होंने किसी को नहीं मारा
तो उन पर सिर्फ अंदर घुसने का आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह एक सुरक्षित रास्ता था। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिससे उन्हें मारे बिना बाहर निकाला जा सके? उसने महिला से पूछा। तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं यहाँ खड़ी होती? दानव राजकुमारी ने अपनी आंखें घुमाई। हम में से एक को कार्ड खींचकर ले जाना होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति चुपके से अंदर जाएगा और परिवार के पास जाएगा। तो फिर चित्र कौन बनाएगा? दक्ष ने पूछा। ये तुम नहीं कर सकते। तुम उन्हें दूर तक खींच पाने से पहले ही तुरंत पकड़ लिए जाओगे। ये केवल मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें पकड़े बिना अंदर जाना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? महिला ने पूछा। अल्पविराम। दक्ष ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे रास्ता याद आ गया है। मेरे पास खुद को छिपाने के कुछ तरीके भी हैं। मुझे अंदर जाने में सक्षम होना चाहिए। मत भूलो, कुलपति और उनका बेटा भी अंदर हैं। तुम घमंडी नहीं हो सकते, मुझे पता है, लेकिन वे अपने नए कैदी के साथ व्यस्त होंगे। अब तक उसने उन्हें हमारी योजना के बारे में भी बता दिया होगा। अगर हम भाग्यशाली रहे तो कुलपति और उनका बेटा अब तक व्हाइट टाइगर्स के दायरे के लिए निकल चुके होंगे। हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, दानव राजकुमारी ने टिप्पणी की। मैं आगे जा रही हूँ। जैसे ही मैं उन्हें दूर खींचूंगी, कबीले के अंदर चले जाओ। ठीक है। दक्ष ने सिर हिलाया। शुभकामनाएं और सुरक्षित रहो। दानव राजकुमारी गायब हो गई। वह कबीले के प्रवेश द्वार पर ही प्रकट हुई। जैसे ही वह कबीले के सामने आई, उसने चौंकने का नाटक किया, जैसे वह गलती से यहाँ आ गई हो। ओह नहीं, उसने चौंक कर कहा जब उसने गार्ड को देखा। वह जल्दी से भागने की कोशिश करने लगी। सभी काले कछुए के पहरेदार उसे पकड़ने के इरादे से जल्दी जल्दी उसके पीछे चले गए। प्रवेश द्वार पर एक भी पहरेदार नहीं बचा। दक्ष आखिरकार अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और प्रवेश द्वार की ओर भागा। वह बिना किसी को देखे महल में प्रवेश कर गया। उसी समय पहरेदारों को घसीटकर ले जाने के बाद दानव राजकुमारी को भी कुछ सूझा। पिता, उड़ने के बजाय वह रुक गई। उसकी आकृति गायब हो गई। वह खाली प्रवेश द्वार पर दिखाई दी जहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि उस नश्वर की उपस्थिति में रहने से मेरी बुद्धि पर भी असर पड़ रहा है। उसने आंखें घुमाते हुए अंदर कदम रखा और उसी रास्ते पर चल पड़ी जो उसने पहले देखा था। कुछ ही देर में वह दक्ष को पकड़ने में कामयाब हो गई, जो चुपके से आगे बढ़ रहा था। उसने दक्ष के कंधे पर थपथपाया। किसी ने उसके कंधे को छुआ। ऐसा महसूस करते ही दक्ष वहीं जम गया। क्या कोई उसे इतनी जल्दी पकड़ने में कामयाब हो गया? उसने जल्दी से मुड़कर हमला कर दिया, बिना ये देखे कि उसके पीछे कौन है। दानव राजकुमारी ने दक्ष की कलाई पकड़ी और उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? दक्ष ने राहत की सांस ली। ये तुम हो? मुझे लगा कि यह कोई दुश्मन है। अगर यह कोई दुश्मन होता तो तुम अब तक मर चुके होते, दानव राजकुमारी ने दक्ष को मुक्त करते हुए कहा। चलो चलें। इस बार उसने नेतृत्व संभाला और पोर्टल्स के चैम्बर की ओर बढ़ी। हजारों पोर्टल्स में से उसने वही चुना जो पहले गार्ड ने चुना था और जो उन्हें पेट्रियार्क के आंगन के पास ले गया था। दक्ष ने उसे बताया कि असली वाले का परिवार उसी इलाके में रहता था। ये योजना का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। अगर वे इस जगह को बिना पकड़े पार कर पाते तो वे दक्ष के परिवार तक पहुंच जाते। एक गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने पोर्टल के अंदर कदम रखा। दानव राजकुमारी ने उसके पीछे पोर्टल के अंदर कदम रखा। वे दोनों कबीले के केंद्र में स्थित चित्र से बाहर निकले। दुर्भाग्य से उनके लिए ये जगह असुरक्षित नहीं थी। प्रवेश द्वार पर ही एक गार्ड खड़ा था। रक्षक को देखकर दानव राजकुमारी तेजी से आगे बढ़ी और उसने रक्षक का मुंह बंद कर दिया तथा उसकी गर्दन तोड़ दी। आह, उन्हें न मारने से क्या हुआ? दक्ष ने अपने बगल में बैठी महिला को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। क्या तुम सच में सोचते हो कि ईश्वरीय जानवर इतनी आसानी से मर सकते हैं? वह बस बेहोश है।
चलते रहो, दानव राजकुमारी ने पूछा और उसने अपनी आंखें घुमाई। आंगन का कौन सा हिस्सा उनका है? उसने पूछा। वह वाला, दक्ष ने दूर के आंगन की ओर इशारा किया। सौभाग्य से बाहर कोई नहीं है, हम वहां पहुंच सकते हैं, बस जल्दी करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो आंगन की ओर उड़ने लगा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि दानव राजकुमारी पहले से ही प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। तुम धीमे हो, दानव राजकुमारी ने कहा, क्योंकि मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, चलो अब बंधकों को ले लेते हैं। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दानव राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे आए। अल्पविराम। जैसे ही दानव राजकुमारी कमरे में दाखिल हुई, उसका चेहरा काला पड़ गया। वह सीधे उस जगह पर घुस गई थी जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। कमरे के अंदर केवल दक्ष का परिवार ही नहीं था, अमर रानी भी वहां फंसी हुई थी। इसके अलावा झू चांग और उसके पिता दोनों वहां थे। वे दोनों राक्षस राजकुमारी और क्लोन को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये बेवकूफ भागने के तुरंत बाद आ गए। दानव राजकुमारी एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ी। इतनी दूर आने के बाद भागना कोई विकल्प नहीं था, उसे कार्रवाई करने की जरूरत थी। उसने दूर से दक्ष के परिवार को देखा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उनमें सबसे कमजोर दिख रहा था। उसकी नजर दक्ष की मां पर पड़ी। चूंकि वह पहले से ही यहाँ मौजूद थी, इसलिए वह स्थिति का फायदा उठाकर किसी को बंधक बनाना चाहती थी, इससे पहले कि लोग समझ पाए कि क्या हुआ है। हाँ, उसने अपने आसपास की चीजों को देखा, उलझन में। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। वह टेलीपोर्ट करने में असमर्थ थी। टेलीपोर्ट करने में असमर्थ? झू चांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम टेलीपोर्ट करना चाहते थे तो तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। उसकी आकृति गायब हो गई। वह प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया, बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। इस बीच बूढ़े आदमी ने दक्ष के परिवार की रक्षा की। उसके आसपास होने और अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण दानव राजकुमारी जानती थी कि वह अंदर नहीं जा सकती। इसके अलावा झू चांग अब बाहर निकलने का रास्ता रोक रहा था। उन्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने ये जाल बिछाया था। दक्ष ने अमर रानी की ओर देखते हुए उत्तर दिया। तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। अमर रानी खुद भी गुस्से में थी क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था। न केवल इन लोगों ने भागने की कोशिश करते समय उसे छोड़ दिया, बल्कि वे पकड़े जाने के लिए इतनी जल्दी वापस भी आ गए। उसे कैसे पता था कि वे यहाँ वापस आने वाले हैं? वह केवल एक कहानी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी यहाँ आएगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मौत की भूल भुलैया में वापस बाइहू लिंग ने लड़ाई शुरू कर दी थी, फिर भी वह अभी तक हमला करने में कामयाब नहीं हुई थी। हालांकि उसने खुद को भी चोटिल नहीं होने दिया। उसकी इंद्रियों ने उसे गंभीर प्रहारों से बचने में मदद की। अब तक उसके शरीर पर केवल कुछ खरोंचें थीं। अल्पविराम। कोहरा और भी गहरा होता जा रहा था। समय बीतने के साथ साथ आसपास का वातावरण भी ठंडा होने लगा। यहाँ तक कि बाइहू लिंग भी ठंड से बच नहीं पाए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी हरकतें भी प्रभावित होने लगीं, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। ये खौफनाक किलकारी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, क्योंकि हर दिशा से उस पर लगातार हमले हो रहे थे। बाइहू लिंग ने अपनी तलवार घुमाए और अपनी ओर आ रहे आक्रमण को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने हमले को नष्ट किया, उसने कुछ देखा। ठंड के तापमान, ये हमले, सब कुछ वैसा ही महसूस हुआ जैसा उसने पहले देखा था। जब उसके भाई ने गॉडली वारिस की आखिरी लड़ाई में भाग लिया था, तो उसके एक प्रतियोगी ने इसी तरह के हमले किए थे, जिससे वह देखने में असमर्थ हो गया था और ठंड के हमलों का इस्तेमाल किया था। ये रणनीतियां कुछ हद तक एक जैसी लग रही थी। आप स्नो फीनिक्स कबीले से हैं? बाइहू लिंग ने पूछा और एक और करीबी हमले से बचते हुए पीछे हट गई। शायद नहीं, शांत आवाज ने उत्तर दिया। खैर, ये जानकर अच्छा लगा। इसका मतलब है कि मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है।
मुझे बस वही करना है जो मेरे भाई ने किया, उसने तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि उसने अपने भाई को एक ऐसे ही दुश्मन से लड़ते देखा था, इसलिए वह जानती थी कि ऐसे किसी व्यक्ति की देखभाल कैसे करनी है। उसे ये भी विश्वास था कि यह काम करेगा क्योंकि उसके भाई ने वास्तव में वह लड़ाई जीत ली थी। वह फाइनल में पहुंच गया जहां उसका सामना ड्रैगन प्रिंस से हुआ, लेकिन हार गया। बाईहू लिंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आत्मिक हथियार ने एक बार फिर आकार बदला, इस बार धनुष में बदल गया। उसने धनुष उठाया और खाली दिशा में निशाना साधा। हालांकि हमला करने के बजाय वह इंतजार करती रही। वह एक नए हमले का इंतजार करती रही। वह हमलों की दिशा और चाल को समझने में कामयाब रही थी। हमलों की चाल के जरिए वह ये समझने में कामयाब रही थी कि प्रत्येक हमले के बाद दुश्मन किस दिशा में आगे बढ़ रहा था। अल्पविराम, वह उस एक हमले का इंतजार करती रही। जैसे ही उसे लगा कि हमला उसकी तरफ आ रहा है, वह घुटनों के बल बैठ गई और हमले की दिशा से कुछ डिग्री उत्तर की ओर एक अभेद्य गोली चला दी। तीर सीधे आइस फीनिक्स में जा लगा, जो ठीक उसी जगह की ओर बढ़ रहा था। आइस फीनिक्स ने हमले को भांप लिया, लेकिन जब तक उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, जिससे उसके सामने एक सुंदर बर्फ की ढाल प्रकट हुई। तीर बर्फ की ढाल पर लगा, लेकिन पार नहीं हो सका। लिंग ने योजना बनाई थी और सब कुछ सही तरीके से किया, जिसमें उसके भाई की तरह अपने आत्मा हथियार तीरों का उपयोग करना भी शामिल था, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गई। उसका भाई उससे ज्यादा ताकतवर था और उसके तीर भी। दूसरी ओर उसके भाई के दुश्मन की ढाल आइस फीनिक्स क्वीन की ढाल से कमजोर थी। वो तो बहुत करीब था। ठंडी आवाज फिर आई, जिससे बाईहू लिंग को समझ में आ गया कि उसका हमला सफल नहीं हुआ था। उसकी ढाल ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मेरे तीर उन्हें भेद नहीं सकते। मुझे क्रूर शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसे देखे बिना यह मुश्किल होगा। उसका धनुष एक बार फिर तलवार में बदल गया, लेकिन इस बार उसने भारी तलवार के बजाय एक हल्की तलवार का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने उस महिला को पकड़ने के लिए गति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह आइस फीनिक्स के ठीक सामने पहुंची, उसका आकार सबसे तेजी से आगे निकल गया। बर्फ का फीनिक्स एक बार फिर ऐसे आगे बढ़ा जैसे हमले से बचने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का फीनिक्स उस युवक को चिढ़ा रहा हो। भागना बंद करो और एक गौरवशाली योद्धा की तरह मेरा सामना करो। क्रोधित होकर बाईहू लिंग दहाड़ा। आइस फीनिक्स ने बस हंसते हुए कहा, अगर मैं ठीक से लड़ूंगा तो तुम तुरंत मर जाओगे। इसमें मजा कहाँ है? मुझे इस जगह पर खिलौना मिले हुए बहुत समय हो गया है। मैं खिलौने को टूटने से पहले जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं बस नम्रता से काम ले रहा हूँ। मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगी। बाईहू लिंग एक बार फिर आवाज की ओर उड़ी, लेकिन इस बार उसने उस जगह पर हमला नहीं किया। उसने पहले ही मन कल्पना कर ली थी कि पिछली बार आइस फीनिक्स ने उसके हमले को कैसे चकमा दिया था। यह उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा थी, जबकि इस बार उसने गंभीरता से हमला किया, उस जगह को निशाना बनाते हुए जहां आइस फीनिक्स चकमा देने वाला था। बर्फीली फीनिक्स की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि तलवार उस दिशा की ओर आ रही है जिससे वह बच रही थी। उसने आखिरी क्षण में अपनी दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन इतनी नजदीकी से उस तलवार से बच पाना असंभव लग रहा था। पीछे हटते ही उसने एक बार फिर अपनी बर्फ की ढाल को बुलाया। दुर्भाग्य से इस बार बर्फ की ढाल तीरों के सामने नहीं थी। तलवार ने बर्फ की ढाल को तोड़ दिया और आगे बढ़ती रही। अल्पविराम। बाईहू लिंग की तलवार बर्फीली फीनिक्स की ओर बढ़ती रही और उसकी बर्फीली ढाल को नष्ट करती रही। बर्फ फीनिक्स सिर्फ कुछ कदम पीछे हटा था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। तलवार कटती हुई आई। सौभाग्य से चूंकि अब तक आइस फीनिक्स काफी पीछे हट चुका था, इसलिए तलवार उसकी गर्दन नहीं काट सकी, लेकिन वह आइस फीनिक्स की नाक काटने में सफल रही, जिससे उसे खरोंच लग गई। उसकी खूनी नाक देखकर आइस फीनिक्स एक दुष्ट आत्मा की तरह चीखा, तुम मुझे क्रोधित करने में सफल हो गई हो। मैं अब तुम्हें तोड़ दूंगा।
दोनों महिलाओं के बीच एक जमी हुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे बाइहू लिंग पीछे की ओर उड़ गई। अब उसके ज्यादातर कपड़े फट गए थे, जिससे उसकी त्वचा का बहुत ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा था। सौभाग्य से एक ईश्वरीय जानवर के रूप में उसकी त्वचा विस्फोट का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। यदि यह आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य है तो मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ, बाइहू लिंग ने खड़े होते हुए उत्तर दिया। तुम्हें कुछ पता नहीं है छोटी बच्ची। आइस फीनिक्स की ठंडी आवाज युवती की उम्र पर छा गई। बाइहू लिंग ने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब वह आगे नहीं बढ़ सकती। बर्फ की एक मोटी परत थी और उसके पैर बर्फ में जम गए थे। बर्फ ऊपर की ओर बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसके घुटनों को भी ढक रही थी। बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं थी जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। वह फंस गई थी। तुम्हारे पास ये सुंदर शरीर है, एक निशान है। मुझे अब ये बदसूरत शरीर नहीं चाहिए। मुझे अब तुम्हारा शरीर चाहिए। मुझे इसे अपने कब्जे में लेने दो। अब जब बाइहू लिंग फंस गया था तो धुंध गायब होने लगी, जिससे आसपास का माहौल दिखने लगा। लिंग आखिरकार अपने दुश्मन का चेहरा देख पाई, जो पूरी तरह से पीला पड़ गया था। आइस फीनिक्स की आंखें बेजान थीं, मानो वह मर चुकी हो, फिर भी वह हिल रही थी। उसकी नाक कटी हुई थी, जिससे खून बह रहा था। बर्फीले फीनिक्स को अपने करीब आते देख व्हाइट टाइगर प्रिंसेस को चिंता होने लगी और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। बर्फ बहुत ज्यादा मजबूत थी। बर्फीली फीनिक्स ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में बर्फ से बना एक भाला दिखाई दिया, जिसे उसने व्हाइट टाइगर प्रिंसेस की ओर फेंका। बाइहू लिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एहसास हुआ कि अब वह फंस चुकी है। वह बच नहीं सकती थी। यहाँ तक कि उसका आत्मा हथियार भी दूर पड़ा था। ठंड के कारण वह अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही थी। क्लैंक। जैसे ही भाला बाइहू लिंग को मारने वाला था, एक तेज धातु जैसी आवाज आई। बाइहू लिंग ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखने लगी। उसने देखा कि उसके सामने एक भारी काली तलवार थी, जो उसकी ढाल की तरह थी, जिसने भाले को रोक रखा था। लेकिन ये भाला ही था जो टूट गया था। युवती ने अपने हाथ की ओर देखा और सोचने लगी कि तलवार किसके हाथ में है। कौन उसकी मदद करने आया है? उसने देखा कि उसके सामने एक युवक खड़ा है, जो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। हालांकि किसी कारण से वह अब बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी जो पहले नहीं थी। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ लग रहा था। तो तुम भागी नहीं? बाइहू लिंग ने कमजोर मुस्कान दी। उसे अकेला नहीं छोड़ा गया था। कोई उसे मौत के दरवाजे पर बचाने के लिए आया था। दक्ष ने बाइहू लिंग की आंखों में देखा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे व्यस्त रखने के लिए धन्यवाद। अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, उसने समय की तलवार से हमला करते हुए घोषणा की। अब जब उसका दिल ठीक हो गया था तो वह समय की तलवार और बहुत कुछ इस्तेमाल करने में सक्षम था। वह अपने पुराने स्वभाव में वापस आ गया था। उसे नहीं पता था कि उस छोटे से गोले में क्या था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है। उसे खुद को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। फिर भी उस गोले ने न सिर्फ उसे ठीक किया, बल्कि उसमें अभी भी कुछ क्यूई बची हुई थी। दक्ष ने उस अतिरिक्त क्यूई का उपयोग अपनी साधना में आने वाली रुकावट को तोड़ने के लिए किया और वह और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। पहले वह गॉडली बीस्ट वारिस जितना ही ताकतवर था, लेकिन अब वह अपनी सफलता के साथ उनसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया था। वह अब गॉड बीस्ट के समान दायरे में था, भले ही वह उस दायरे के निचले राज्यों में था। वह देव क्षेत्र के आरंभिक चरणों में प्रवेश कर चुका था। स्वर्गीय सम्राट, दानव सम्राट और सभी देव जानवर देव क्षेत्र की चरम अवस्था में थे, जो उनकी सीमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष भी उनके समान मंजिल पर पहुंच गया था, लेकिन एक ही क्षेत्र में होने के बावजूद वह अभी भी कुछ कदम पीछे था। उसके लिए सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह खुद भी हैरान रह गया। अपने मूल को ठीक करने के बाद उसकी साधना छलांग और भी आसान लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नए कोर में, जो उसने अपने पुराने कोर के चोटिल होने के बाद बनाया था, उसके पुराने कोर की कोई खामी नहीं थी।
इसके अलावा उसे मार्शल सोल से कुछ दिव्य ऊर्जा भी मिली थी, जिसने रेनबो फीनिक्स का सामना करते समय उसे अपने वश में कर लिया था। यह एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में आया। ये और भी अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके शरीर पर नियंत्रण हो गया था तथा उसके मूल भाग को हुई क्षति ने उसके मूल भाग को मूल ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बना दिया था। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण दक्ष अपनी मूल ऊर्जा का पूरी ताकत से उपयोग नहीं कर सकता था। वह खेती करते समय भी मूल ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, भले ही उच्च रैंक वाली दुनिया में मूल ऊर्जा बहुत अधिक थी, जबकि यहाँ QE की मात्रा नगण्य थी। एक और शिकार, बर्फीली फीनिक्स ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने दक्ष के करतब को भी रोक दिया था। ये काम नहीं करेगा। दक्ष की आवाज आइस फीनिक्स के पीछे से आई जब उसका भ्रम गायब हो गया। अपने नियमों का पुनः उपयोग कर पाना बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फीली फीनिक्स दूर उड़ गई और उस स्थान को चारों ओर से घेरने वाली धुंध में छिप गई, जिससे वह अदृश्य हो गई। दुर्भाग्य से वह महिला वास्तव में दक्ष को कम आंक रही थी, जो ठीक उसी जगह देख रही थी जहां वह खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह धुंध के बीच भी उसे देख सकता था, जिससे आइस फीनिक्स दंग रह गया। तुम मुझे देख सकते हो? आइस फीनिक्स ने आश्चर्य से पूछा। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? दक्ष मुस्कुराया। अब तक उसने एक बार भी आइस फीनिक्स पर हमला नहीं किया था। इसके बजाय वह वापस बाइहू लिंग के पास चला गया। उसने समय की तलवार बर्फ के टुकड़े पर मारी, उसे चकनाचूर कर दिया और लिंग को मुक्त कर दिया। तुम सच में उसे देख सकते हो? यह आश्चर्यजनक है। तब हम उसे मार सकेंगे। बस मुझे बताओ कि वह कहाँ है और मैं हमला करूंगा। बाइहू लिंग ने भी अपनी तलवार उठाई। छोटी राजकुमारी, अब समय आ गया है कि तुम आराम करो। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया। अब समय आ गया है कि मैं कुछ करूं। दक्ष ने महिला के नंगे कंधे पर थपथपाया। अब जब वह ठीक हो गया था तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह कहाँ है। उसे उस युवती के इर्द गिर्द सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। वह अपने असली रूप में हो सकता था और यही वह चीज थी जिसकी उसे लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी। पुराना दक्ष वापस आ गया था। दक्ष पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब वह और भी ताकतवर हो चुका था। न केवल वह अपने कानूनों का इस्तेमाल करने में सक्षम था, बल्कि अब वह समय की तलवार का भी बेहतर इस्तेमाल कर सकता था। समय की तलवार का उपयोग मूल ऊर्जा की सहायता से किया जा सकता है और यही मूल ऊर्जा थी जो शुरुआत में दक्ष को भ्रष्ट कर रही थी। लेकिन अब क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका मूल विकसित हो चुका था और अब वह QE के साथ मूल ऊर्जा को समायोजित करने में सक्षम था। दक्ष अब दोनों का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि वह समय की तलवार को नियंत्रित कर सकता था। तलवार उसके हाथों में बहुत आरामदायक महसूस होती थी और वह इसे और भी बेहतर समझता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और उसकी तलवार के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था। बर्फ का फीनिक्स स्तब्ध था। चाहे वो कहीं भी घूमे, दक्ष उसकी दिशा में ऐसे देख रहा था जैसे धुंध बेकार हो। उसकी दृष्टि पूरी तरह से बरकरार थी। डार्क फीनिक्स को यह एहसास नहीं था कि दक्ष बुद्ध की नजर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे धुंध जैसे भ्रम और बाधाओं को देखने की क्षमता मिली थी। ये कुछ भी नहीं था क्योंकि वह किसी के शरीर के कमजोर बिंदुओं को देखने के लिए भी दृष्टि का उपयोग कर सकता था। समय की तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए दक्ष ने शांत भाव से देखा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जीवित रहने का एक मौका तो दूंगा। हमें मौत की भूल-भुलैया से बाहर निकालो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बर्फीले फीनिक्स ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए आदेश दे सकते हो क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुमने सच में सोचा था कि इसका मतलब है कि तुम जीवित रह पाओगे? दक्ष ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए उसका भविष्य गायब हो गया। अगले ही पल वह अपनी जगह पर वापस आ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते ही हो गया। आइस फीनिक्स ने उसके कंधे की ओर देखा, स्तब्ध। उसका दाहिना हाथ गायब था। उसने जमीन की ओर देखा।
हैरानी की बात यह थी कि उसका कटा हुआ हाथ उसके ठीक बगल में जमीन पर पड़ा था। उसका हाथ कटा हुआ था, फिर भी उसे पता ही नहीं चला, और यह सब इतनी जल्दी हुआ। इसके अलावा चूंकि आइस फीनिक्स मर चुका था, इसलिए वो दर्द भी महसूस नहीं कर सकी। वो तुम्हारा सिर हो सकता था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने अगले कुछ शब्द ज्यादा सावधानी से लिखने की कोशिश करता। ये दक्ष की ओर से उसके हाथ के रूप में दी गई चेतावनी की तरह था। अगर वो उसका हाथ इतनी आसानी से काट सकता था, तो उसके लिए उसकी गर्दन काटना मुश्किल नहीं था। तुम नश्वर मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। दक्ष की सलाह मानने के बजाय आइस फीनिक्स और भी अधिक पागल हो गया। आइस फीनिक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, और यह सब एक नौजवान द्वारा किया जा रहा है। बर्फीले फीनिक्स की दहाड़ के बाद तापमान और भी ठंडा हो गया। बर्फीले फीनिक्स ने एक बर्फीली तलवार निकाली जिसे उसने जमीन पर घोंप दिया। जैसे ही तलवार मैदान में घुसी, हजारों भाले समूह से बाहर निकले और जो कुछ भी उन्हें मिला उसे मार डालने का इरादा किया। जैसे कि खतरे को भांपते हुए दक्ष ने लिंग का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। बाइहू लिंग को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने आलिंगन में लेते हुए दक्ष ने आइस फीनिक्स के ठीक पीछे टेलीपोर्ट किया। वह स्थान सबसे सुरक्षित प्रतीत हुआ। जैसी की उम्मीद थी, जैसे ही वो आइस फीनिक्स के पीछे दिखाई दिया, उसने देखा कि हजारों स्पीयर सीधे समूह से निकलकर सामने आ रहे हैं। मुझे मत बताओ कि मैंने कोशिश नहीं की। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाने से पहले बाइहू लिंग को मुक्त कर दिया। आइस फीनिक्स के शरीर में होने के बावजूद आत्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकी। शरीर का सिर समय की तलवार से कट गया। अल्पविराम। समय की तलवार ने न केवल मृत शरीर को चीर डाला, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने दुष्ट आत्मा को भी चूस लिया तथा इस प्रक्रिया में उसे परिष्कृत भी कर दिया। सिर जमीन पर गिर गया, उसके बाद शरीर भी। दुर्भाग्य से दक्ष को अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। ये बहुत आसान लग रहा था। क्या उसने अभी अभी एक देव जानवर राजा को हराया है? उसने लोंगतियान को देखा। क्या ये भूल भुलैया मेरी तलवार से ज्यादा मजबूत खजाना नहीं थी? इतना बड़ा खतरा इतनी आसानी से कैसे मर गया? आइस फीनिक्स जीवित नहीं थी। उसके मृत शरीर को एक आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। मैं जो समझ पाया उसके अनुसार वह पहले ही अपनी अधिकांश शक्ति खो चुकी थी, इसलिए ये समझ में आता है कि आप उसे इतनी आसानी से हराने में कामयाब रहे। जहां तक भूल भुलैया की बात है, मैं अभी भी अपने कथन पर कायम हूँ। ये भूल भुलैया समय की तलवार की तुलना में बहुत उच्च श्रेणी का खजाना है। दुर्भाग्य से दोनों अलग अलग प्रकार के खजाने हैं। भूल भुलैया को दुश्मन को फंसाने के लिए एक रक्षात्मक खजाना माना जाता था, जबकि समय की तलवार को आक्रामक माना जाता था। यदि आप देखना चाहते हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है, तो दीवारों पर प्रहार करने का प्रयास करें। समय की तलवार से आप एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाएंगे। बर्फीली फीनिक्स तो इस जगह का सबसे बड़ा खतरा नहीं थी। वह भी आपकी ही तरह थी जो अंदर घुसी और अंदर ही मर गई। कल्पना करो, अगर इस भूल भुलैया में सबसे मजबूत जानवर मर सकता है, तो वह भूल भुलैया कितनी मजबूत होगी। दूसरी ओर आपने एक कमजोर संस्करण को हराया। मैं यहाँ तक कहूँगा कि हम भाग्यशाली थे कि हम उसे मृत अंत में मिले और उसे मारने वाली चीज नहीं थी। इसलिए आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। दक्ष ने पुष्टि की, लोंगतियान सही था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक मृत अंत पार कर लिया। इसका मतलब यह नहीं था कि यह भूल भुलैया उसके लिए खतरा नहीं थी। वह बाइहू लिंग की ओर मुड़ा। क्या तुम ठीक हो? बाइहू लिंग ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, और मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आप वाकई बहुत मजबूत हैं। मैंने वाकई आपको कम आंका था। मुझे भी आपका धन्यवाद करना चाहिए। उस ओप के बिना मैं अपने कोर को ठीक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वह ओप क्या था? उसमें इतनी ऊर्जा कैसे थी? और क्या आपके पास और भी है? मेरे पास व्यक्तिगत रूप से वे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास महल में कुछ हैं। जहां तक उनका सवाल है, ये थोड़ा जटिल है। मुझे संदेह है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद करने में सक्षम था। इसने हमारी जान बचाई।
जैसे ही रास्ता खुला, जो दीवार दोनों को रोक रही थी वो गिरने लगी। इससे हमारे लिए रास्ते फिर से खुल जाने चाहिए। चूंकि हम एक मृत अंत पार कर चुके हैं, इसलिए अब हम सही रास्ते पर वापस आ गए हैं, लोंगतियान ने युवक को याद दिलाया। लेकिन हमें इस बार ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जू चांग ने दानव राजकुमारी का रास्ता रोक दिया, यह मानते हुए कि वह एक बार फिर भागने का प्रयास करने जा रही थी। दानव राजकुमारी दक्ष के परिवार के पास टेलीपोर्ट होना चाहती थी, क्योंकि यहाँ दूसरों को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा वो वहाँ मौजूद काले कछुए राजा के साथ परिवार के सदस्यों के पास भी नहीं जा सकती थी। वो जानती थी कि यह जगह विफल हो चुकी है, ये शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। मृत योजना पर टिके रहने के बजाय उसने भागने का फैसला किया। पकड़े जाने और बंधक के रूप में इस्तेमाल किए जाने से यह बेहतर था। इसके अलावा केवल एक व्यक्ति ही बाहर निकलने को रोक रहा था, जू चांग। भले ही जू चांग काले कछुए राजा का बेटा था, लेकिन दानव राजकुमारी भी दानव सम्राट की बेटी थी, जो किसी भी मायने में कमजोर नहीं थी। उसने कभी जू चांग से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह न केवल उसका सामना कर सकती है, बल्कि उसे हरा भी सकती है। इसके अलावा उसे हराना एक देव पशु राजा के खिलाफ जाने से कहीं अधिक आसान था। वह तेजी से बिजली की तरह घूमी और एक जोरदार लात मारी, जो सीधे युवक की छाती पर लगी। जू चांग ने भी तेजी से प्रतिक्रिया की और किक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को एक साथ ला दिया। उसने सुरक्षित तरीके से हमले को रोक दिया था, फिर भी वह किक के प्रभाव से ही कुछ कदम पीछे हट गया। तुम्हें इससे भी बेहतर करना होगा राजकुमारी। क्या होगा यदि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं? जू चांग का ध्यान दानव राजकुमारी की वजह से भटक गया जब उसने दक्ष की कर्कश आवाज सुनी। एक तेज रोशनी चमकी, जिसने जू चांग को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसी समय जू चांग की आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक सुंदर काली तलवार थी। जू चांग ने सुरक्षा के लिए अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपना स्वयं का अवरोध खड़ा कर लिया। तलवार बाधा से टकरा गई, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकी। बूढ़े आदमी ने लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया, भले ही उसका बेटा दो लोगों से लड़ रहा था। वह उसका बेटा था और उसे उस नौजवान पर पूरा भरोसा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जू चांग की पुतलियों के चारों ओर एक अवरोध दिखाई देता है, जो उसकी आंखों को प्रकाश तथा अन्य अवरोधों से बचाता है। शुरू तो तुमने किया, लेकिन खत्म मैं करूंगा। जू चांग ने दक्ष का कॉलर पकड़ा और उसे घर से बाहर फेंक दिया और उसके पीछे चला गया। किसी कारण से महेंद्र प्रताप और घर के सभी लोग असहज महसूस करने लगे जब उन्होंने दक्ष को जू चांग से लड़ते देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह असली दक्ष नहीं है? महेंद्र प्रताप ने सांप सम्राट से पूछा। इस डैडी को पक्का यकीन है कि यह एक नकली आदमी है, स्नैक मोनाक ने जोर से कहा। उसकी चिंता मत करो, उसे पीछने दो और वह खुद ही मान जाएगा। जिकिंग ने स्नैक सम्राट से सहमति जताई। उसे यकीन था कि यह आदमी दक्ष नहीं है, सिर्फ उसकी नजर से वह दक्ष नहीं है, और अगर वह होता तो वह बिना किसी कारण के अपने दोस्त जू चांग पर हमला नहीं करता। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर भी भले ही वह एक प्रतिरूपक है, फिर भी उसका चेहरा चेन एयर जैसा ही है। उसके बारे में चिंता न करना आसान नहीं है। महेंद्र प्रताप ने आह भरी। असली दक्ष भी सुरक्षित है, हम उसे वापस लाएंगे। ये लोग हमें उसके पास ले जाएंगे, कुलपति ने बीच में कहा। लेकिन उससे पहले क्या हम उस बात के बारे में बात कर सकते हैं जो हमने परेशान होने से पहले पूछा था? तुम्हारा मतलब गॉड कोर से है? महेंद्र प्रताप ने कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने चेन र को कभी इसके बारे में बात करते नहीं सुना। इसके अलावा उसने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। वह अपने सारे खजाने अपने पास रखता है। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ कुछ हथियार और कुछ युद्ध कौशल साझा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे गॉडली कोर कहा जा सके। हाँ, मैंने भी उसे ऐसा कहते नहीं सुना। अगर उसके पास होता तो वह हमें कभी नहीं देता।
एक के बाद एक दक्ष के परिवार के सभी सदस्यों ने सच बताया कि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी और न ही ऐसी कोई चीज देखी जो इस विवरण से मेल खाती हो। ब्लैक टॉर्टोइस किंग भी उनके शब्दों में किसी भी झूठ का पता नहीं लगा सका, सिर्फ उनके हाव भाव के आधार पर। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर उनके पास वास्तव में गॉड कोर है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए झूठ बोलना उचित होगा। फिर भी वो उन पर आरोप नहीं लगा सका। उत्तर पाने का उसके पास एकमात्र रास्ता ये था कि वह उन्हें कैद कर ले और उन पर अत्याचार करे, लेकिन यदि बाद में पता चले कि वे सच बोल रहे थे तो यह एक आपदा होगी। वह अमर रानी की ओर मुड़ा। आपने दावा किया कि उसके परिवार में ईश्वरीय शक्ति थी। उनका दावा है कि ऐसा नहीं है। एक पक्ष स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी संभव है कि उनके पास गॉड कोर न हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो यादें हम वापस पाने में कामयाब रहे वे खंडित थीं। जब वह यहाँ आया था तो हमने देखा था कि उसके पास गॉड कोर था। फिर कुछ यादें अक्सर गायब थीं, और जब तक हमने उसे पाया तब तक उसके पास गॉड कोर नहीं था। गायब यादों में गॉड कोर है। हमें विश्वास था कि यह उसके परिवार के पास था, क्योंकि गायब यादों में से एक वह थी जब वे एक साथ थे। लेकिन और भी थे, जैसे पैतृक मंदिर और स्थानिक विकृति में। वह स्थानिक विकृति में बेहोश होने पर गॉड कोर को गिरा सकता था, या ये भी संभव है कि उसने इसे छिपा दिया हो या पैतृक मंदिर के अंदर किसी को दे दिया हो। हम अन्य 3 स्थानों पर नहीं जा सकते थे, इसलिए हम उसके परिवार के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इसलिए मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि उनके परिवार में ये बीमारी है या नहीं। चूंकि वह कहानी गढ़ रहा था, इसलिए वह सिर्फ जिद्दी नहीं रह सकती थी और कहानी पर अड़ी नहीं रह सकती थी। अगर ये लोग ये साबित करने में सक्षम हो जाते कि उनके पास ईश्वरीय कोर नहीं है, जो कि सच था, तो वह मुसीबत में पड़ने वाली थी। इसलिए उसने अपनी कहानी को थोड़ा फैलाया। काला कछुआ कबीला सबसे धैर्यवान माना जाता था, लेकिन बूढ़ा आदमी भी अब अपना धैर्य खोने लगा था। गॉड कोर कोई साधारण चीज नहीं थी। यह ऐसी चीज थी जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती थी। अब जब उसे गॉड कोर के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी तो वह उसे खोना नहीं चाहता था। ऐसी स्थिति में केवल दक्ष ही इस बारे में अधिक सटीक जानकारी दे सकता है कि वह कहाँ है। आप हमें असली दक्ष के पास ले चलेंगे, समझे? मैं अमर रानी अचंभित थी। दक्ष को उसे मारने की भविष्यवाणी की गई थी और यह आदमी उसे उसके पास ले जा रहा था। इसके अलावा अगर ऐसा हुआ भी तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि उसने झूठ बोला है। किसी भी हालत में वह ऐसा नहीं कर सकती थी। प्रांगण के बाहर लड़ाई शुरू हो गई थी। झू चांग क्रोधित होकर दक्ष पर निशाना साध रहा था, जिसने न केवल उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की बल्कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की। झू चांग की आकृति चमक उठी, दक्ष के ठीक सामने प्रकट हुई। उसने अपना आत्मिक हथियार भी नहीं पुकारा था, क्योंकि वह इस धोखेबाज को इतना महत्व नहीं देना चाहता था। दुर्भाग्य से यहाँ उसका सामना केवल दक्ष से ही नहीं था। इससे पहले कि वह दक्ष पर वार कर पाता, दानव राजकुमारी उसके सामने आ गई। उसने झू चांद की कलाई पकड़ ली और उसे बीच में ही रोक दिया। राक्षसी राजकुमारी के हाथों में अपनी कलाई के साथ झू चांद को लगा जैसे उसकी ताकत चूसी जा रही है। जितनी देर तक वह उसका हाथ पकड़े रही, वह उतना ही कमजोर महसूस करने लगा। उसके शरीर से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली, जिसने दानव राजकुमारी को दक्ष के साथ उड़ा दिया। दानव साम्राज्य वास्तव में अहंकारी हो गया है, झू चांग ने दहाड़ते हुए कहा। वह शायद ही कभी गंभीर होता था, लेकिन यह उन दुर्लभ क्षणों में से एक था। एक अजनबी यहाँ आया था और उसने सोचा कि उसे उसके ही घर में चुनौती देनी चाहिए। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस जगह को छोड़कर न जाओ। दानव सम्राट सोचता है कि वह अपनी बेटी को यहाँ ऐसे भेज सकता है जैसे ये उसका अपना पिछवाड़ा हो। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। अब समय आ गया है कि हम उसके अहंकार को कुचल दें। सालों से जानवर तटस्थ रहे हैं और आपके युद्धों से बाहर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं।
मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन केवल आपका मृत शरीर ही आपके पिता के पास वापस जाएगा। वह हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सका, हम भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर को उसके साम्राज्य में ले जाऊंगा। वह युद्ध चाहता है तो युद्ध ही उसे मिलेगा। अल्पविराम। झू चांग ने युद्ध की घोषणा करने से पहले अपने पिता से भी नहीं पूछा, और उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उनकी गरिमा को चुनौती दी गई थी। उसे यकीन था कि उसके पिता भी सहमत होंगे। अब समय आ गया था कि सुपर परिवारों में से एक को कम किया जाए। ये वही था जिसकी चिंता दानव राजकुमारी को थी। यही कारण था कि उसने किसी को नहीं मारा था। वह अपने घर में युद्ध नहीं लाना चाहती थी। वास्तव में वह यहाँ केवल युद्ध को रोकने के लिए आई थी। दुर्भाग्य से वह योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल रही। इसके बजाय उसने युवा राजकुमार को क्रोधित कर दिया। राजकुमार झू, मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आई हूँ। मेरा इरादा आपका अनादर करने का भी नहीं था। दानव साम्राज्य अहंकारी नहीं है और हम निश्चित रूप से युद्ध नहीं चाहते हैं, दानव राजकुमारी ने घोषणा की। इसके बजाय मैं यहाँ केवल एक युद्ध रोकने के लिए आया था। इसीलिए मैंने आपके एक भी सैनिक को नहीं मारा। अगर मैं चाहता तो उनमें से कई मर चुके होते। अभी भी मैं भागने की कोशिश कर रहा था और मैंने तभी हस्तक्षेप किया जब आप उसे मारने वाले थे। तुम युद्ध रोकना चाहते थे। तुम युद्ध रोकने के लिए यहाँ आए हो। बकवास। पीछे बैठी उस महिला ने हमें तुम्हारी पूरी योजना पहले ही बता दी है। तुम यहाँ गॉड कोर के लिए आए हो, झू चांग ने घोषणा की। मैंने पहले भी तुम्हें संदेह का लाभ दिया है, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों को यहाँ मरना होगा। और वह तीसरी महिला हमें असली दक्ष के पास ले जाएगी, जो कोमा में है। हम यहाँ गॉड कोर के लिए आए हैं। असली दक्ष कोमा में है। यहाँ तक कि राक्षसी राजकुमारी भी इस रहस्योद्घाटन से दंग रह गई। उसने दक्ष को संदेह भरी निगाहों से देखा, ये सोचकर कि क्या उससे झूठ बोला गया था। क्या इस व्यक्ति ने उसके साम्राज्य का उपयोग अपने गुप्त उद्देश्यों के लिए किया, उन खतरों के बारे में बात करके जो अस्तित्व में ही नहीं थे, तथा कहानियां गढ़कर। ये सच नहीं है। मुझे गॉड कोर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यहाँ केवल असली दक्ष को रोकने के लिए आई थी, जो हमारे खिलाफ ईश्वरीय जानवरों को भड़काने के लिए स्वर्गीय साम्राज्य के लिए काम कर रहा था। दानव राजकुमारी ने अपना पक्ष समझाया। उसे यह एहसास नहीं था कि अमर रानी ने असली कारण को गुप्त रखने के लिए धोखा दिया था। दक्ष स्वर्गीय साम्राज्य के लिए काम कर रहा था। झू चांग ठहाका लगाते हुए हंसा। वह आदमी कभी अमर दुनिया से आगे नहीं गया था। स्वर्ग जाने और स्वर्गीय सम्राट से मिलने की तो बात ही छोड़िए, जब मैं उससे मिला। वास्तव में उसके बाद वह स्वर्गीय कारागार में भी कैद हो गया, जब तक कि मैंने उसे मुक्त नहीं कर दिया। स्वर्गीय क्षेत्र के लिए काम करना तो दूर की बात है, जो कुछ हुआ उसके कारण दोनों पक्षों के बीच नकारात्मक भावनाएं और भी बढ़ गई हैं। यदि आप कहानी बनाना चाहते थे तो आपको ऐसी कहानी चुननी चाहिए थी जिसे बदनाम करना इतना आसान न हो, झू चांग ने घोषणा की। राक्षसी राजकुमारी ने जितना ज्यादा सुना उतना ही वह हैरान हुई। ऐसा लग रहा था कि वह और उसके पिता मूर्ख बन गए हैं। यह आदमी, उसने उनके संदेह का इस्तेमाल स्वर्गीय क्षेत्र के खिलाफ करके उनके साथ खेल खेला। मुझे बताओ कि तुमने हमें यहाँ लाने के लिए हमसे झूठ तो नहीं बोला है ना? राक्षसी राजकुमारी दक्ष से एक कदम दूर चली गई। पहले की तरह अब उसे इस गद्दार के लिए लड़ने का मन नहीं कर रहा था। दक्ष को नहीं पता था कि यह नया झमेला क्या था। वे किस गॉड कोर के बारे में बात कर रहे थे। भले ही यह सच था कि उन्होंने उससे झूठ बोला था, लेकिन ये सच नहीं था कि उन्होंने ये गॉड कोर के लिए किया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि यह क्या था। ये देखकर कि दक्ष ने इसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया, उसका संदेह और भी मजबूत हो गया। तो उसने तुम्हें स्वर्गीय क्षेत्र के करीब लाने की कोशिश नहीं की। उसने उनके लिए काम नहीं किया, और उनके पास पहले से ही दक्ष है। वह यहाँ नहीं था, उसने झू चांग से पूछा। झू चांग ने राक्षसी राजकुमारी के हाव भाव देखे। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये हो सकता है कि वह सच बोल रही थी?
उसे बेवकूफ बनाया गया था। रुको, तुम इस बारे में न जानने का नाटक नहीं कर सकती। उस दूसरी महिला ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता को इस बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है क्योंकि यह गॉड कोर से संबंधित मामला था। न तो मुझे और न ही मेरे पिता को ईश्वरीय कोर के बारे में बताया गया था और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। यादों का आईना। उसने अपने स्थानिक भंडारण से एक आईना निकाला। यह आपको पिछले कुछ दिनों की मेरी यादें दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। दानव क्षेत्र के शामिल होने का एकमात्र कारण ये था कि हम नहीं चाहते थे कि भगवान जानवरों का दिमाग हमारे खिलाफ बह जाए। जैसे ही उसने देखा, मिरन ने उसकी यादें दिखाना शुरू कर दिया जब उसने पहली बार जनरल को अपने पिता के सामने दक्ष के बारे में उस आदमी के संदेश का जिक्र करते हुए सुना था। उसने अपना नाम साफ करने के लिए पूरी चर्चा और अपनी यात्रा भी दिखाए। अगर यह वास्तव में इस आदमी की साजिश थी तो वह नहीं चाहती थी कि उसका साम्राज्य भगवान जानवरों के साथ युद्ध में समाप्त हो जाए क्योंकि एक नश्वर ने एक झूठ बोलने का फैसला किया था। वह इसके अंत तक पहुंचना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि झूचांग भी झूठ नहीं बोल रहा था। अल्पविराम। अमर रानी के प्रभाव में आकर दक्ष का क्लोन असली क्लोन को मारना चाहता था। ये सब उसकी वजह से ही हुआ था कि वह इस मुसीबत में फंस गया। वह शक्ति प्राप्त करने के बाद उसे मारने के लिए दक्ष के पास जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे अपने परिवार को लेने के लिए यहाँ आने के लिए प्रभावित किया। अगर वह न होती तो वह इस दायरे में नहीं पहुंच पाता। इतना कुछ होने के बाद भी जब वे फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे तो वही अमर रानी उनकी सबसे बड़ी बाधा बन गई। उसने न केवल इन लोगों से उनके लक्ष्यों के बारे में झूठ बोला, बल्कि उसने उन झूठों को सच्चाई के साथ मिला दिया। ये झूठ था कि वे किसी गॉड कोर के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ये सच था कि उन्होंने दानव राजकुमारी से झूठ बोला था। इस झूठ और सच्चाई के बीच दक्ष फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ ब्लैक टॉर्टोइस वारिस था जो उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके दोस्त का भेष बनाकर उसके परिवार का अपहरण करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ एक दानव राजकुमारी थी जो इस बात से नाराज थी कि उसने उससे झूठ बोलकर दानव साम्राज्य को किसी ऐसी चीज में शामिल कर लिया जो उनकी समस्या नहीं थी। वह न केवल इस बात से नाराज थी कि इस आदमी ने झूठ बोला था और उसका इस्तेमाल किया था, बल्कि उसने अपने लालच के कारण उसके साम्राज्य को देव जानवरों के साथ युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। ये सच नहीं है कि हम यहाँ गॉड कोर के लिए आए हैं। दक्ष ने झंझट से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उस महिला ने उनसे क्या कहा, लेकिन उसने शायद झूठ बोला होगा। इस समय मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस महिला ने उन्हें क्या बताया, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि युवा राजकुमार ने मुझे क्या बताया। उसने कहा कि दक्ष का स्वर्गीय क्षेत्र के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। क्या तुमने इसके बारे में झूठ बोला है? दानव राजकुमारी ने पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इस समय झूठ बोल रहा है। दक्ष को समझ नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दे। ये सच था कि दक्ष का स्वर्गीय क्षेत्र के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। वास्तव में उसका स्वर्गीय जनरल के साथ भी झगड़ा था। ये सच था कि उसने झूठ बोला था, लेकिन इस समय वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? अगर वह इसे स्वीकार करता तो वह और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। अल्पविराम। अगर उसने कहा कि झूचांग झूठ बोल रहा है तो वह लड़का उसे मार देगा, और अगर उसने कहा कि उसने झूठ बोला है तो ये लड़की उसे मार देगी। दक्ष एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच खड़ा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह मौत के इतने करीब था और उसे कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। क्या वह वाकई इस जगह से जिंदा नहीं निकल पाएगा? दूर से उसने देखा कि कुलपति भी अमर रानी के साथ प्रांगण से बाहर आ रहे हैं, जिनके हाथ बंधे हुए थे। जैसे ही उसने अमर रानी को देखा, उसका खून खौल उठा। वह लगभग सफल हो चुका था और उसके आगे उसका पूरा भविष्य दानव राजकुमारी का दिल जीतने के साथ था, लेकिन ये सब असंभव था, सब उसकी वजह से। पहले तो वह क्रोधित था, लेकिन उसके अंदर एक और बात थी। जब असली दक्ष ने इस क्लोन के लिए अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा विभाजित किया था,
तो उसने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने हॉट डेविल को आत्मा के उस टुकड़े के साथ इस क्लोन के अंदर भेज दिया था। वह हॉट डेविल इस समय तक क्लोन के अंदर था और उसे विजय के मार्ग पर ले जा रहा था। उसका हृदय दानव कुछ हद तक शांत हो गया था, क्योंकि वह राक्षसी राजकुमारी के साथ अपने बदला और अपने भविष्य की ओर देख रहा था। लेकिन उस महिला को देखकर जिसने उसकी पूरी योजना को बिगाड़ दिया था, उसका हृदय दानव पागल हो रहा था। इस समय वह दुनिया में किसी और से ज्यादा अमर रानी से नफरत करता था। वह बेवकूफी वह कारण था जिसकी वजह से वह इस समय अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। वह कुछ मिनटों के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। क्रोधित और पागल हो चुके दक्ष ने अपना नियंत्रण खो दिया और वह कुलपति की ओर उड़ चला, जो अमर रानी के पीछे खड़ा था। बूढ़े मुखिया ने आश्चर्य से दक्ष को देखा। क्या यह आदमी वाकई उस पर हमला करने के बारे में सोच रहा था? उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बस शांति से खड़ा रहा। वह देखना चाहता था कि दक्ष क्या करने में सक्षम है। दुर्भाग्य से वह दक्ष के लक्ष्य के बारे में गलत था। दूसरी ओर अमर रानी ने सोचा कि दक्ष उसे मुक्त करने के लिए उसके पास उड़कर आ रहा है। अल्पविराम। जब उसने दक्ष को अपनी खजाने वाली तलवार को पुकारते देखा तो उसे लगा कि यह तलवार उसकी रस्सी काटने के लिए है। उसने आजाद होने का इंतजार किया ताकि वह उसकी लड़ाई में मदद कर सके। दुर्भाग्य से वह भी गलत थी, जिसका एहसास उसे तभी हुआ जब तलवार ने उसकी रस्सियां नहीं काटी। इसके बजाय तलवार उसके सीने में घुस गई और उसके दिल में घुस गई। उसने अविश्वास से दक्ष को देखा और उसके मुंह से खून निकल आया। जिस आदमी को उसने मजबूत बनने में मदद की थी, क्या वही उसकी मौत का कारण था? दक्ष द्वारा उसकी हत्या की भविष्यवाणी ये वास्तविक दक्ष के लिए नहीं थी, लेकिन यह तो वह अपने हत्यारे के साथ काम कर रही थी। वह इस समय गलत थी और उसने अपनी भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह लाखों सालों तक सोती रही और बहुत कुछ करती रही, और वह भी सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने हत्यारे को बना सके और उसे मजबूत कर सके। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली तो उसके होठों से खून बहने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम कुछ घंटों तक अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी, है ना? दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और युवती का सिर काट दिया। अमर रानी का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। बूढ़ा पादरी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह युवक उसके साथी को मार डालेगा। हमला उस पर नहीं हुआ था। मुझे लगता है तुम सच कह रहे थे, झू चांग ने दानव राजकुमारी से बात करते हुए दक्ष की हरकतों पर गौर करते हुए टिप्पणी की। दानव राजकुमारी भी अविश्वास में खड़ी थी। वह उम्मीद कर रही थी कि यह सब झूठ है और दक्ष सच बोल रहा है, लेकिन उसके वर्तमान कार्यों ने साबित कर दिया कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। ये दक्ष ही था जिसने उससे झूठ बोला था। मैं उस कमीने को अपने हाथों से मार डालूंगी। दानव राजकुमारी अपनी कीमती तलवार को पुकारते हुए दक्ष के पास पहुंची। दक्ष भी गुस्से में अपना दिमाग खो चुका था, जो अमर रानी की मौत से शांत नहीं हुआ था। उसने पीछे मुड़कर दानव राजकुमारी की ओर देखा, जिसकी तलवार उसकी गर्दन के पास थी। उसने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसके हमले से वह पराजित हो गया। तलवार दक्ष के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, जबकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया। दानव राजकुमारी ने अपनी तलवार नीचे लाकर दक्ष को हमेशा के लिए मार डाला। अल्पविराम। 1520 राक्षसी राजकुमारी ने दक्ष के क्लोन को मारने के लिए अपनी तलवार नीचे लाई, जिसके पास इस समय बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपनी आंखें बंद कर सकता था। फ्लैंक। तलवार दक्ष को मारने ही वाली थी कि तभी कहीं से एक हथियार आया और उसने तलवार को रोक दिया। दानव राजकुमारी ने भाले को देखा, जिसने उसके हमले को रोक दिया था। तुम मुझे इस झूठे को मारने से क्यों रोक रहे हो? उसने हमसे झूठ बोलकर मेरा और दानव साम्राज्य का इस्तेमाल किया। उसने लगभग एक युद्ध का कारण बना दिया, जिसमें हमारे लाखों लोग मारे गए। मुझे पता है कि उसने क्या किया है और वह निश्चित रूप से सजा का हकदार है, लेकिन मैं तुम्हें उसे मारने की अनुमति नहीं दे सकता। अब जबकि दूसरी महिला मर चुकी है, केवल यह आदमी ही जानता है कि वे असली दक्ष को कहां रख रहे हैं। हम उसे अभी नहीं मार सकते, झू चांग ने कहा।
दानव राजकुमारी पीछे हट गई। भले ही वह गुस्से में थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सही था। इसके अलावा वह उनके क्षेत्र में थी, यहाँ तक कि अपना बदला लेने के लिए भी उसे उनकी अनुमति की आवश्यकता थी। ठीक है, तुम अपने जवाब दे दो और उसके बाद मैं उसे मार दूंगी, और मैं अपनी गलती के लिए दानव क्षेत्र से औपचारिक माफी भी जारी करूंगी, राक्षसी राजकुमारी ने सम्मानपूर्वक कहा। झू चांद सहमत हुए। हालांकि ठीक उसी समय दक्ष ने बीच में कहा, मुझे पता है कि असली दक्ष कहाँ है, लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप वादा करेंगे कि मुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा आप मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अल्पविराम। उसने उनकी बातचीत भी सुनी थी और जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अगर उसने उन्हें जवाब दिया तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसे जवाब के लिए क्रूरता से प्रताड़ित किया जाएगा। सुरक्षा का एकमात्र रास्ता झू चांद से उसकी सुरक्षा का वादा लेना था। फिर यहाँ तक कि दानव राजकुमारी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। 100 साल तक आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, मैं इसका वादा नहीं कर सकता। मैं आपका अंगरक्षक नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप मुझे जवाब देते हैं तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि काले कछुआ क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आपको मारने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। हम आपको माफ कर देंगे, झू चांद ने जवाब दिया। जब वह भी वहां है तो तुम्हारी माफी किस बात की? अगर तुम मुझे माफ भी कर दोगे तो वह मुझे मार डालेगी। अगर मुझे वैसे भी मरना है तो मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊंगा? दक्ष ने आलस से पूछा। ऐसी स्थिति में तो बिना जवाब दिए ही मर जाना बेहतर है। क्या होगा अगर मैं उससे वादा करूं कि वह तुम्हें भी माफ कर देगी? दानव क्षेत्र भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और हम तुम्हें जाने देंगे। झू चांद ने पूछा, यह मेरा सबसे अच्छा प्रस्ताव है। क्या तुम उससे ये वादा करवा सकती हो? दानव लोक मेरे झूठ को माफ कर देगा, दक्ष ने पूछा। झू चांद ने राक्षसी राजकुमारी को देखा। क्या तुम उसे उसके किए के लिए माफ कर सकती हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं दानव साम्राज्य से आधिकारिक माफी नहीं मांगूंगा। तुम उसकी गलती माफ करो और हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। दानव राजकुमारी दक्ष पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उन्हें बेवकूफ बनाया था और वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे जो प्रस्ताव मिला वह बुरा नहीं था। अपने साम्राज्य से माफी मांगना कई मायनों में उनके सम्मान के लिए बुरा था, इसलिए अगर वह इससे बच सकती थी तो वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहती थी, भले ही इसका मतलब उस कमीने को माफ करना हो। इसके अलावा बात इतनी भी आगे नहीं बढ़ी, इसलिए यह इतना बुरा भी नहीं था। सौभाग्य से सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। काफी देर बाद वह प्रस्ताव पर सहमत हो गई। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए और माफी के तौर पर मैं इस बार आपकी बात सुनूंगी और इस कमीने को हमसे झूठ बोलने के लिए माफ कर दूंगी। दानव क्षेत्र उसे नहीं ढूंढेगा और इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाएगा। मैं दानव क्षेत्र की राजकुमारी के तौर पर हमसे झूठ बोलने के लिए उसे माफ करती हूँ। झू चांद ने संतोष में सिर हिलाया। समझने के लिए धन्यवाद। अल्पविराम। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं और वे उसे सजा नहीं देंगे। उसे उसके अपराधों के लिए माफ कर दिया गया है। अब मुझे बताओ कि असली दक्ष कहाँ है? उसे ढूंढने के बाद हम तुम्हें ब्रह्मांड में जहां भी तुम जाना चाहोगे भेज देंगे। तुम एक आजाद इंसान होगे। काले कछुए कबीले के राजकुमार के तौर पर यह मेरा वचन है, झू चांद ने कहा। दक्ष ने राहत की सांस ली। वह बाल बाल मौत से बच गया था और इन लोगों को नहीं पता था कि वह दक्ष के लिए यहाँ आया था। उन्हें अब भी लगता था कि वह गॉड कोर के लिए यहाँ आया था, इसलिए वह सुरक्षित था। मुक्त होने के बाद वह दक्ष को मारने के बारे में सोचना बंद कर सकता था और अब अनंत दुनिया में घूमने के लिए निकल सकता था, क्योंकि वह उस छोटी सी दुनिया में बंद नहीं था। उसे अभी भी दक्ष के प्रति गुस्सा था कि उसने उसे बंद दुनिया में छोड़ दिया, लेकिन वह उस आदमी को भूलकर अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने जा रहा था। आखिरकार यह मरने से बेहतर था। अब जब उसे माफ कर दिया गया तो वह खड़ा हो गया और अपने कपड़े थपथपाने लगा। यह अच्छी बात है। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा और तब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा।
हम ऐसा करेंगे। असली दक्ष व्हाइट टाइगर दायरे में है, एक कब्र के अंदर फंसा हुआ है। हम उसे कोमा में नहीं रखते हैं। अमर रानी ने उस हिस्से के बारे में झूठ बोला था, हालांकि बाकी सब सच था। यदि आपके पास दक्ष नहीं है तो उसकी यादें आपके पास कैसे हैं? झू चांग ने पूछा। क्योंकि मैं उसका क्लोन हूँ जिसे उसने बहुत समय पहले बनाया था और एक सीलबंद दुनिया पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था। दुनिया छोड़ने के बाद मैंने अपनी यादों को उसके साथ सिंक किया और इस जगह के बारे में सब कुछ देखा। तभी हमने ये योजना बनाई। मेरे पास वह नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वह अब कहाँ है, दक्ष ने समझाया। मैं तुम्हें उस मकबरे के प्रवेश द्वार तक ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते। केवल उसका खून और चाबी ही उस मकबरे को खोल सकते हैं। क्लोन होने के बावजूद मैं उसका खून साझा नहीं करता, इसलिए मैं मकबरा नहीं खोल सकता। हमें कैसे पता कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? दानव राजकुमारी ने फिर पूछा। क्योंकि मैं नहीं हूँ। मुझे ये भी पता है कि व्हाइट टाइगर किंग किसी कारण से अपनी बेटी के साथ उस मकबरे के अंदर है। अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे ये कैसे पता चलेगा? दक्ष ने कुलपति की ओर मुड़ने से पहले पूछा। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप व्हाइट टाइगर कबीले में जाकर पुष्टि कर सकते हैं। आपको ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। सफेद बाघ राजा व्यक्तिगत रूप से एक कब्र के अंदर गया था। कब्र के अंदर क्या है? कुलपति ने पूछा। कब्र के अंदर, उस जगह के अंदर दक्ष के बुरे सपने सोते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। या कम से कम दक्ष को तो यही लगता है। मुझे नहीं पता कि वह सही है या नहीं, लेकिन अगर वह सही है तो मुझे शक है कि वह जिंदा वापस आएगा। दुनिया हमेशा के लिए बदल भी सकती है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मेरा उससे खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्पविराम, वह सफेद बाघों के राज्य में है। वह वहाँ कैसे पहुँच गया? झू चांग ने पूछा। उसने पैतृक मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की और स्थानिक लौकिक में फंस गया। वहां से वह व्हाइट टाइगर दायरे में पहुंच गया, दक्ष ने समझाया। वहां मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब मैं आजाद हूँ। उसके स्थानिक दरार से निकलकर एक दुनिया में उतरने की कहानी जो उसने कही थी उससे मेल खाती है। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, झू चांद ने क्लोन पर विश्वास करते हुए कहा। कोई सच नहीं, ये पूरा सच है। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। अब मुझे जवाब दो, क्या मैं आजाद हूँ? अभी नहीं। भले ही तुम सच बोल रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक हम असली दक्ष को नहीं खोज लेते, तुम आजाद नहीं होगे। एक बार जब हम उसे अपनी आंखों से देख पाएंगे और अगर यह पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो, तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, झू चांद ने समझाया। तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। वह दानव राजकुमारी की ओर मुड़ा। तुम्हारी बात, राजकुमारी, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें दानव लोक में वापस भेज सकते हैं। हम तैयारी शुरू कर देंगे। तुम्हें वापस भेजने के बाद ही हम दक्ष की तलाश में जाएंगे। दानव राजकुमारी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने आखिरकार मना कर दिया। दक्ष को रोकने की कोशिश में उसका लक्ष्य ये था कि वह नहीं चाहती थी कि भविष्य के देव जानवर राजा दानवों के खिलाफ भड़कें। वह चाहती थी कि वे यथासंभव तटस्थ रहें। हालांकि अब जब वह यहाँ थी और दोनों पक्षों के बीच चीजें बेहतर हो गई थी, तो वह इन मुश्किल समय में एक अवसर देख सकती थी। यदि वह उनके साथ रहती और उनकी और अधिक मदद करती, तो वह दोनों पक्षों के बीच कुछ अच्छी भावनाएं पैदा कर सकती थी, जिससे संतुलन उसके साम्राज्य की ओर झुक सकता था। चूंकि मैं यहाँ हूँ और मैंने आपके लिए इतनी परेशानियां खड़ी की हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ खत्म होने से पहले वापस जा सकती हूँ, उसने जवाब दिया। मैं उस व्यक्ति को खोजने में आपकी मदद करना चाहती हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? आप, झू चांद ने अपने पिता की ओर देखा और यह निर्णय उन पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें व्हाइट टाइगर कबीले को यह समझाना था कि वहाँ इतने सारे लोग क्यों थे। अल्पविराम, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो।
मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोगों के होने से हम उसे जल्दी से ढूंढ पाएंगे। बूढ़े आदमी को युवती को साथ लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि वह उस जगह के अंदर घुसने वाला था, वह सरकारी चैनलों के माध्यम से जाने वाले थे। सभी के शामिल होने के बाद ये तय हुआ कि वे दक्ष को वापस लाएंगे। केवल 4 लोगों को व्हाइट टाइगर दायरे में जाना था, झू चांद, उनके पिता दानव राजकुमारी और दक्ष का क्लोन। स्नैक नरेश के कुछ अनुरोधों के बाद उन्होंने उससे भी लाने का निर्णय लिया, क्योंकि केवल वही बिना किसी परेशानी के दक्ष और किसी भी क्लोन के बीच अंतर कर सकता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मौत की भूल भुलैया में वापस दक्ष अभी भी आगे बढ़ रहा था। सौभाग्य से उसने अपनी पिछली गलती से सबक सीखा था। कोई भी रास्ता अपनाने से पहले उसने ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या रास्ते बदल गए हैं और उन्हें बदलने में कितना समय लगता है। हालांकि इसका मतलब ये था कि पूरी भूल भुलैया को पार करने में ज्यादा समय लगने वाला था, लेकिन इस समय उसे इसकी परवाह नहीं थी। जल्दबाजी करके चीजों को बिगाड़ने से बेहतर है कि इंतजार करके सुरक्षित रहा जाए। पहले की तरह समूह ने तेजी और लापरवाही से आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वे धीरे धीरे स्थिरता से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़े। लगातार 2 दिनों तक समूह को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लॉन्ग तियान के अनुसार वे पहले ही भूल भुलैया का आधा हिस्सा पार कर चुके थे। अब बस दूसरा आधा हिस्सा ही बचा था और उन्हें उस हिस्से के लिए और भी अधिक सावधान रहने की जरूरत थी। तो वह हर 5 मिनट में बदल जाता है और यह हर 3 मिनट में और वह हर 2 मिनट में। इसलिए हमारे पास रास्ता पार करने के लिए 2 मिनट है, दक्ष ने सभी को याद दिलाया। हमें तेज होना चाहिए। वह जून और तेंशा के हाथ पकड़कर तेंशा के संकेत का इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। अब वातावरण में परिवर्तन को महसूस करते हुए तेंशा ने कहा। जैसे ही दक्ष को सिग्नल मिला, वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उसके पास पार करने के लिए सिर्फ 2 मिनट थे। उसके ठीक बगल में बाइहू लिंग भी अपनी सबसे तेज गति से उड़ रही थी और दक्ष का साथ दे रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन सौभाग्य से दक्ष समय समाप्त होने से पहले सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने अपनी गति धीमी की और राहत की सांस ली। हर गुजरते विकल्प के साथ समय की दूरी कम होती जा रही है। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह अपेक्षित है। आखिरकार यह मौत की भूल भुलैया है। दूसरा भाग पार करना कठिन माना जाता है। इसमें चयन में केवल भाग्य की ही नहीं बल्कि गति की भी आवश्यकता होती है। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी चीजों को कभी नहीं जान पाएगा, इसलिए भले ही वह अधिकांश भाग के लिए भाग्यशाली हो, वह अंत में एक मृत अंत तक पहुंच जाएगा। ये दुखद रूप से सच है, दक्ष ने सहमति जताई। सौभाग्य से हमारे पास तेंशा है। यह आभा क्या है? वह खड़ा हुआ और पीछे की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। हर बीतते सेकंड के साथ आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। दक्ष ने अपनी समय की तलवार निकाली, एक ऐसी लड़ाई की तैयारी की जो बहुत संभावित लग रही थी। कोई शक्तिशाली खतरा उसकी ओर आ रहा था। उसे यकीन था कि वह अभी तक मृत अंत तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता था कि भूल भुलैया बदलने लगी थी और इस बार सीधे उन पर खतरे भेज रही थी। तुम बेवकूफ की तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, दक्ष ने बेहुलिंग को डांटा, जो चुपचाप खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आने वाले हमले की कोई चिंता नहीं थी। मैं तुम्हें भी एक बेवकूफ की तरह खड़े रहने की सलाह दूंगा। जो व्यक्ति आ रहा है उस पर हमला करने की हिम्मत मत करना, दक्ष ने जवाब दिया। तुम उस व्यक्ति को जानते हो। अरे रुको, क्या ये हो सकता है? दक्ष ने समय की अपनी तलवार वापस भेजी और अंदाजा लगाया कि यह कौन हो सकता है। लिंग से ऐसी अभिव्यक्ति लाने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका पिता ही हो सकता है। और कौन हो सकता है? आखिरकार वह समय आ गया जिसका उसे इंतजार था। व्हाइट टाइगर किंग ही वह सटीक कारण था जिसकी वजह से दक्ष उसके करीब आया था। वह बूढ़े आदमी से लड़ना नहीं चाहता था और इससे बचने का एकमात्र तरीका ये था कि उसकी बेटी उसका साथ दे।
जैसा कि उसने सोचा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी नजर में आया। वह आदमी ताकत और क्रूरता का प्रतीक लग रहा था। सिर्फ उसका आभामंडल ही लोगों को घुटनों के बल पर झुकाने के लिए काफी था। वह सफेद बाघ राजा था, जिसे सबसे शक्तिशाली भगवान जानवर राजाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। कहा जाता था कि वह झू चांद के पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली था और ड्रैगन राजा के बराबर था। अल्पविराम 1522 सफेद बाघ राजा इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक सीधे दक्ष की दिशा में उड़ रहा था, यहाँ तक कि अपनी आभा को छिपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। दक्ष ने झू चांद के पिता को देखा था। उसने पहले स्वर्गीय सम्राट को भी देखा था। इतना ही नहीं, उसने ईश्वरीय जानवर के पूर्वज को भी देखा था, इंद्रधनुषी फीनिक्स। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उनमें से किसी की भी आभा इस आदमी की आभा जितनी प्रभावशाली नहीं थी। काले कछुए के राजा की आभा शांत और शांत थी। स्वर्गीय सम्राट की आभा समुद्र की तरह शानदार थी, कोमल लेकिन गहरी। रेनबो फीनिक्स की आभा भी ज्यादा नहीं थी। दूसरी ओर उसके सामने वाले व्यक्ति की आभा अराजक और विस्फोटक थी। सौभाग्य से दक्ष को दूसरे भगवान बीस्ट किंग्स के सामने खड़े होने का अनुभव था। उसके पास उसका ब्लड लाइन भी था, जिसने उसे इस आभा का विरोध करने के लिए मजबूर किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे अपने घुटनों पर मजबूर होना पड़ता। जुन भी इस आभा का विरोध नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपने घुटनों पर बैठना पड़ा। तेनशा ने भी ऐसा ही किया क्योंकि वह इस आभा का विरोध नहीं कर सका। इस आभा के सामने अभी भी केवल 2 लोग ही खड़े थे। दक्ष को ऐसे खड़ा देखकर जैसे उस पर कोई असर ही न हो, व्हाइट टाइगर प्रिंसेस भी हैरान रह गई। उसने उसे लड़ते हुए देखा था। वह ताकतवर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी रहस्यमय होता गया। उसके पिता आइस फीनिक्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, खास तौर पर वह जो कमजोर था। इसलिए उसे हराने का मतलब यह नहीं था कि दक्ष अपने पिता की आभा का विरोध करने में सक्षम थी। इस आभा का विरोध करने की उसकी क्षमता का मतलब था कि उसकी आत्मा वास्तव में बहुत मजबूत थी, अपनी उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत। सफेद बाघ राजा सीधे अपनी बेटी के पास गया। जब उसे यकीन हो गया कि वह ठीक है, तभी वह शांत हुआ। क्या तुम ठीक हो? उसने अपनी बेटी से पूछा। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। बाईहू लिंग ने दक्ष की ओर देखा। अगर वह यहाँ नहीं होते तो मैं शायद मर चुका होता। अधेड़ उम्र का आदमी दक्ष की ओर मुड़ा। वह पहले से ही उस युवक के बारे में बहुत उत्सुक था जो इतने दबाव में भी खड़ा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दानव यहाँ क्या कर रहा है? उसने दक्ष से पूछा। एक सर्वनाश को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। सौभाग्य से मैं समय पर यहाँ पहुँच गया। तुम मेरी आभा का विरोध कर सकते हो। तुम बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हो। क्या तुम ही थे जिसने गांव में मेरे आदमियों को मारा था? सफेद बाघ राजा ने पूछा। बाईहू लिंग ने शायद इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। वह सबसे छोटी आभा को भी देख सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसने उस आभा का निशान वहां महसूस किया था जहां उसके आदमी मारे गए थे। उसे यकीन था कि दक्ष वहां था। बस एक बात उसे पक्की नहीं थी कि क्या दक्ष ने वाकई उन्हें मारा है। आपकी आभा उस स्थान पर मौजूद थी, इसलिए बहुत संभव है कि आपने ही ऐसा किया हो। अधेड़ उम्र का आदमी खुश था कि उसकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने आदमियों की हत्या को अनदेखा करने वाला था। मेरे आदमियों को मारने के बाद तुम यहाँ आए और मेरी बेटी के करीब आए। दक्ष को लग रहा था कि यह विषय उठाया जा रहा है। उसने पहले से ही एक उत्तर भी तैयार कर रखा था। वह वही उत्तर बताने जा रहा था जो उसने अपनी बेटी को दिया था। उनके पास अभी यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वह झूठ बोल रहा है। सौभाग्यवश उसे स्वयं स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाईहू लिंग आगे बढ़ा। पिताजी, शांत हो जाइए। उसने उन्हें नहीं मारा है। वह बस वहां था और उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह वहां है। दक्ष ने उसकी जान बचाई थी और वो उस युवक पर भी भरोसा करने लगी थी, जिसमें उसने पहले बताई गई कहानी भी शामिल थी। वे ड्रैगन द्वारा मारे गए थे,
उसने पूरी कहानी बताने से पहले बताया कि दक्ष ने इस जगह की खोज ड्रैगन द्वारा पकड़े जाने से पहले की थी जो उसे यहाँ लाए थे। एक आदमी जो भगवान जानवर राजाओं को मारने में सक्षम है, व्हाइट टाइगर किंग ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उसने इस संभावना को पूरी तरह से नकार भी नहीं दिया। अपनी बेटी के विपरीत वो कुछ चीजों के बारे में ज्यादा जानता था। उसने अतीत में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी कहानियां सुनी थी जो सभी के लिए एक बुरा सपना था। उस व्यक्ति ने आइस फीनिक्स क्वीन को मारने के लिए मौत की भूल भुलैया का इस्तेमाल किया था। ये भी कहा जाता है कि उसने उस समय के काले कछुए राजा को हराया था, उसे मुश्किल से जिंदा छोड़ा था। उस व्यक्ति के बारे में कई कहानियां थी जो अंततः गायब हो गया। कुछ समय पहले तक वह व्यक्ति सोचता था कि यह सब अफवाह है। जब व्हाइट टाइगर किंग ने एक बार फिर मौत की भूल भुलैया देखी, तब उसे एहसास हुआ कि कहानी में शायद कुछ सच्चाई है। इसलिए वह अपनी बेटी के बारे में चिंतित था और जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाना चाहता था। निश्चित रूप से उस आदमी के बारे में एक कहानी थी। मैं उसे काल्पनिक मानता था, लेकिन मेरे पिता और सभी अन्य राजा उस पर विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई सावधानियां बरती कि हमारा अंत बर्फीली फीनिक्स रानी की तरह न हो जाए। उस व्यक्ति ने संभावना से सहमति जताई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आदमी यहीं सो रहा है? सफेद बाघ राजा ने एक बार फिर पूछा। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा ही हो, इसीलिए मैं यहाँ आना चाहता था। यह अच्छा है। अगर वो व्यक्ति वास्तव में यहाँ है तो मैं उसे यहीं और अभी मार सकता हूँ, ताकि किसी को भी देव जानवर राजाओं को मारने के बारे में उसकी किंवदंतियां न सुननी पड़े। मैंने ऐसी कहानियां सुननी बंद कर दी हैं कि कैसे एक देव जानवर को कभी भी किसी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एक इंसान हमें मारने में सक्षम था। उसकी मौत के साथ वह आखिरी अध्याय भी बंद हो जाएगा। सफेद बाघ राजा उस व्यक्ति को मारने के विचार से उत्साहित हो गया जिसने उसके पूर्वजों को भी डरा दिया था। अगर वो पहले उस आदमी को मार सके तो वह अपनी योग्यता साबित कर सकता है। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो तुम्हें बाद में इस जानकारी के लिए भारी इनाम दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें ड्रैगन से पहले उस व्यक्ति तक पहुँचना होगा। मैं उस बूढ़े आदमी को इस आदमी को मारने का गौरव नहीं दे सकता। पीछे मत रहना, मेरे साथ चलते रहना, सफेद बाघ ने घोषणा की। रुको, क्या तुम्हें सही रास्ता भी पता है? हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें जल्दी ही बाहर निकल जाना चाहिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने उस आदमी को याद दिलाया, ये सोचकर कि वह नहीं जानता था कि यह स्थिति कितनी खतरनाक थी।